ये हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ आईएएस। देखिए, एक लंबे एफर्ट के बाद इंडस्ट्रियल लॉ को आज हम खत्म करने की एक पोजीशन पे हैं। एक वीडियो और बन सकती है। वैसे मैंने अपने थंबनेल में चैप्टर क्लोज कर तो रखा है जो मैंने आपको शेयर किया था। ये वॉल्यूम 1 मैंने इसलिए इसमें ऐड करा है क्योंकि जब मैं बना रहा था देन आई रियलाइज्ड इट्स अ माउंटेनियस टास्क टू लिटरली कंप्लीट ऑल द लिविंग जो बच गए रिमेनिंग सेक्शन जो भी यूनिट्स हैं हमारे, उसको एक में कवर कर पाना। ये सारे के सारे वेयर एक्ट्स हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बेजेज एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इक्वल कंपनसेशन जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है, ईएसआईसी, ये सब के सब अपने आप में बेयर एक्ट्स हैं। ये बेयर एक्ट की एक एक अपनी वीडियो बन सकती है प्रॉपर 1-1 घंटे की। मैं आपको सिर्फ इंसाइट दूंगा अभी। यू हैव टू स्टडी ऑल द बेयर एक्ट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। यू विल हैव टू गो थ्रू द बेयर एक्ट एटलीस्ट वंस। आप मेरे साथ साथ बेयर एक्ट ओपन करके रखिए। मैंने खुद बेयर एक्ट का एक पूरा ना, वो बोलते हैं ना, पोथी बनाकर रखा हुआ अभी अपने सामने। कम से कम भी एक 6-7 बेयर एक्ट की एक पूरी की पूरी प्रिंट है मेरे सामने भी रखी हुई। सारे के देखो कितने सारे हैं। जब मैं पढ़ रहा था देन आई रियलाइज कि क्या पढ़ाऊँ आपको इसमें से निकाल कर, क्या बताऊँ। एक वीडियो में तो हो ही नहीं सकता। बट योर एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, सो मुझे लगा कि चलो कुछ काम की चीज़ें बता दिया जाए आपको ताकि आपका बेनिफिट हो जाए इससे। बाकी आप खुद पढ़ सकते हो। और एक और चीज़, अगर आप इस यूनिट को नहीं भी पढ़ रहे हो बहुत डिटेल में, आपका काम पेपर के लायक मैंने ऑलरेडी कर दिया है। टिल यूनिट 7 यू आर गोइंग टू सोल्व ऑल द क्वेश्चंस। आपको जो भी मैंने अब तक बताया उससे बियॉन्ड कुछ ज़रूरत ही नहीं है आपको। यू आर गोइंग टू सोल्व एवरीथिंग दैट इज कमिंग इन एग्जाम एक्सेप्ट अभी जो यूनिट में बताने वाला हूँ। अगर इसको आप खुद नहीं पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए हर चीज़ सोल्व कर पाना। ठीक है, तो इसमें मेरा इस यूनिट में मेरा रोल 50-60% है। पर इसके अलावा जो भी मैंने आपको पढ़ा उसमें 90% मेरा रोल रहेगा। अगर आप उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हो तो जो भी यूनिट्स आपके आए पड़े हैं ना, इसके पहले जितने भी मैंने आपको बता दिया है, आप उससे सारे क्वेश्चंस कर लोगे सोल्व। इस यूनिट को आप ध्यान से सुनिएगा। वेयर एक्ट्स आप ओपन कर लीजिए, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेयर एक्ट्स अभी ओपन कर पाना। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को समझना। तो इस वीडियो में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को समझेंगे, बेजेस एक्ट को समझेंगे, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को समझेंगे, लेबर कोड को समझेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट को समझेंगे और शायद ग्रेचुइटी एक्ट को भी पढ़ेंगे। एम्प्लॉय कंपनसेशन और फैक्ट्रीज एक्ट और ईएसआईसी, ये 3 एक्ट्स की एक वीडियो और बना सकता हूं मैं, पर प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कब। अगर मुझे पॉसिबल हो लगा तो मैं 6 तारीख को, आपका पेपर है ना शायद, 6 से पहले भी मैं बना दूंगा इसका वीडियो। सो ट्रस्ट मी, जस्ट गिव मी सम टाइम। आई एम लिटरली बिजी इन माई ओन मैगजीन। अगर समय मिला देन आई डेफिनेटली प्रिपेयर इट। और इसके अलावा कल से आपको आईटी और क्रिमिनोलॉजी के वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, इट्स माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको कंप्लीट कराऊँ सारी चीज़ें। जितना मुझसे बन पाएगा मैं कराऊंगा। The only thing that I'm expecting from you all is what? Love the content, like the video, subscribe the channel, and if you love this effort and if you want to support any monetary contribution, I have already shared all my UPI number. You can just send any amount if you just love it. Okay, it's not compulsory, it's a voluntary. If you want that, okay. Start करते हैं, चलिए। समर्था एज आई सेड समथिंग जर्नी टू लवासना, इट्स समथिंग आईएएस के रिलेटेड है। जुडिशरी का मैंने ग्रुप भी बना रखा है आपको टेलीग्राम पे, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी सब जगह पिंड है। एंड LC1 सेक्शन सी के ग्रुप में देख लेना, आपको मिल जाएगा मेरा नाम वगैरह जो भी है उसका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलिए। आज अपन पढ़ेंगे बेजेस वगैरह को, तो सारा कुछ पढ़ा रखा है मैंने। स्लाइड पर चलते हैं। आप ऑलरेडी PDF भी शेयर कर दिया मैंने। आई होप आप सब तक PDF पहुँच चुका होगा। अगर PDF चाहिए तो यू कैन जस्ट मैसेज मी पर्सनली। दिस इज माई UPI नंबर, जहाँ पे मैंने आपको बोल रहा हूँ एनी काइंड ऑफ मॉनिटरी सपोर्ट वुड बी हाईली अप्रिशिएबल, हाईली वेलकम। ठीक है, ये मेरा फेसबुक नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो भी है, जहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए। 3 मिनट तो इसी में चला गया। स्टार्ट करते हैं, 4 मिनट हो गए। द पेमेंट ऑफ बेजेज एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन और ये जो है ना, ये आपको अलग से पढ़ाया जा सकता है। बाकी ये 4-5 चीज़ और फैक्ट्रीज एक्ट भी आपको अलग से पढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट को समझिए ध्यान से, धीरे धीरे। वेजेस का डेफिनेशन मैंने आपको यूनिट 7 में कंप्लीटली पूरा बेस पढ़ा दिया है। अब आपको वेजेस का मतलब समझ में आता है। हुआ क्या था 1936 में, क्यों बना वेजेज एक्ट? उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा लेबर की स्थिति दयनीय थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यूज्ड टू फाइट अ लॉट, जवाहरलाल नेहरू यूज्ड टू फाइट अ लॉट, सुभाष चंद्र बोस यूज्ड टू फाइट अ लॉट फॉर दैट। सो मेनी लीडर्स they used to fight a lot for the labor commission, labor upbringing, labor upliftment। तो उसी समय रॉयल कमीशन ऑन लेबर बनी। वाइटली कमीशन बोलते हैं, यूपी से प्रीवियस ईयर का सवाल है। वाइटली कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड था? तो लेबर से रिलेटेड था, सवाल आया हुआ यूपीएससी का। और
बाद में एक कमीशन बना के सेटअप करी गई, वाइटली कमीशन ने रिकमेंड करा कि कुछ ऐसे हमें एक सेटअप कानून बनाना चाहिए जहाँ पे वेजेस को जो पैसे दिए जा, जो एम्प्लॉय को जो वेज दिए जा रहे हैं, उसमें इनऑर्डिनेट डिले जो होता है, इनऑर्डिनेट डिले कहने का मतलब बेवजह मुझे पता भी नहीं है और कोई मुझसे नाराज़ बैठा है, या इश्क की है दास्ता, कोई मुझे बताए कि मेरे महबूब मुझसे नाराज़ क्यों हैं, मुझे बताए मुझसे नाराज़ क्यों, वही वाली बात, कोई मुझे बताओ तो मेरा वेजेस मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, वाई आई एम नॉट एबल टू गेट द वेजेस, वाई आई एम नॉट एबल टू गेट द पेमेंट जो मैंने काम करा है उसका। सो वेजेस में इनऑर्डिनेट डिले जो होती थी ना, इसको रोकने के लिए कमीशन ने क्या करा कि यार देखो एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक सेटअप होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो इनऑर्डिनेट डिले होती है, महीनों महीनों तक पेमेंट नहीं मिल रहा है, 10 दिन तक नहीं दे रहे, 20 दिन तक नहीं दे रहे, पेमेंट काट लेते हैं, कम कर देते हैं, सॉर्ट ऑफ पेमेंट कर देते हैं, ये जो चीज़ें हो रही थी ये नहीं हो। पहली चीज़, इसका ऑब्जेक्टिव यही था, 1937 में फोर्स में आ गई। और बेसिकली हमेशा कहा जाता है कि जो शॉर्ट पेमेंट ऑफ वेजेस है, इनऑर्डिनेट फाइन है, जो डिलेज है, इसके ऊपर डील करने के लिए बनाई गई थी। तो जो मुद्दा है अब आपके सामने, अब चुपचाप सुनिए ध्यान से, देयर इज नथिंग रिटन इन द पीडीएफ, देयर इज नथिंग रिटन इन द स्लाइड्स। अब आप चुपचाप मेरी बात सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वेजेस वाला एप्लीकेशन किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा, तो कानून कहता है, कानून में जैसे जैसे चेंजेस आते चले गए कि 24,000 पर मंथ या फिर सॉरी वेज पीरियड। अब एक वेज पीरियड क्या होता है, बात समझिए। एक एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि वो एक एम्प्लॉय को या तो रात भर का पैसा दे, 24 घंटे में 10 घंटे काम का पैसा दे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, डे नाइट बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, हाफ मंथली बेसिस पे, यानी 15 दिन पे, या मंथली बेसिस पे। मंथली से ऊपर नहीं ले जा सकते आप, या तो एक महीने के अंदर आप सारे पेमेंट कर दो, फोर्टनाइटली मतलब दिन भर का डेली पेमेंट, जैसे डेली वर्कर्स होते हैं ना आपके यहाँ, जो वो सब देखते हो, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं घर पे, छोटे छोटे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, उनको 300-400 रुपये का पर मंथ पर डे का दिया जाता है। अब वो ऐसा हो कि नहीं यार पर डे नहीं देंगे, तुम 8 दिन पे आकर हमसे ले लेना, 20 दिन पे आकर हमसे ले लेना, 30 दिन पर आकर ले लेना। ये नहीं कह सकते यार कि तुम 50 दिन पर आकर हमसे ले लेना। दिस एक्ट डज नॉट अलाउ यू। द एक्ट सेज ऑन वेरियस ओकेजन्स आप पेमेंट कर सकते हो, चाहे आप एक रात के लिए कर दो, 2 रात के लिए करो, 2 नाइट के लिए करो, 2 डे के लिए करो, 10 दिन के लिए करो, 1 महीने के लिए करो, बट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल 24,000 अगर आपका एक बेस पीरियड का, चाहे आपका एक दिन का भी 24,000 है तो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, रेलवे में काम कर रहे हो, चाहे आप प्लांटेशन में काम कर रहे हो, माइंस में काम कर रहे हो, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आने वाले फैक्ट्री में कर रहे हो, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आने वाले डेफिनेशन में कर रहे हो, कुछ भी में कर रहे हो, नाउ इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, हर जगह हर चीज में अवेलेबल है ये। एक बेस पीरियड तय करोगे आप, ऑन द वेरियस सेक्शंस इट इज रिटन, एक एम्प्लॉयर बेस पीरियड डिसाइड करेगा। बेस पीरियड का मतलब समझ में आ गया आपको। उस बेस पीरियड में आप पैसा दोगे, 24,000 अगर सैलरी है तो एप्लीकेबल होगा, पर मंथ एप्लीकेबल होगा, पर डे, पर नाइट, जो भी आपकी सैलरी है एप्लीकेबल होगा। किसी फैक्ट्री में, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ हो गई। अब मुद्दा ये उठता है कि कब तक पेमेंट करोगे। ठीक है, 30 दिन पे सैलरी की बात होती है, कितने दिन के बाद पेमेंट करना है। तो कंपनी कहता है, मतलब ये एक्ट कहता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, कि अगर आपके एम्प्लॉयर, मतलब आप जो कंपनी है, जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी माइंस है, जो भी वर्कर्स है, जो भी है आपका, जो भी काम जहां पे कर रहे हो, 1,000 से कम वर्कर्स हैं, 1,000 और 1,000 से कम वर्कर्स हैं, तो महीने खत्म होने के बाद या वो वाला बेस पीरियड खत्म होने के 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर 1,000 से ज्यादा हैं, 1,001 वर्कर से ऊपर हैं, तो 10 दिन के अंदर पेमेंट करना है। द मैक्सिमम डिले दैट यू कैन डू इज व्हाट, 10 डे। हाँ, अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, वो आपको बताना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताती है कि देखो भैया अभी जैसे कोविड हो गया था, तो एक तरीके का अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो गया था, तो गवर्नमेंट बता रही थी कि देखो पेमेंट है जो थोड़ा डिले हो जाएगा, तो ठीक है, ओके फाइन, कोई दिक्कत है नहीं, आप उस पर कर सकते हो। बात को समझ में आ गए? एक केस था कृष्ण प्रसाद गुप्ता वर्सेस कंट्रोलर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1996 में कि बेसिकली बेसिस ऑफ एक्ट बनाए इसीलिए गया था कि जो इनऑर्डिनेट डिले होता है, जो नॉन पेमेंट वगैरह में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके ऊपर लगेंगे, उसके ऊपर ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 14 और सेक्शन 15 को जब आप पढ़ोगे, उसमें दे रखा है कि किसी भी फैक्ट्री, जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर आता है, कोई भी पर्सन जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में एम्प्लॉयड है और कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड है, उसको ये चीज़ अवेलेबल करा दी जाएगी। और एट द सेम टाइम सेक्शन 15 ये अलाउ करता है कि गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो ये जो वेजेस एक्ट है वो किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल करा सकती है। पर जब आप ऐसा एप्लीकेबल करा रहे होगे ना, तो आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। आपको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपको देखो वेजेस एक्ट में लेकर आ रहे हैं। आप किसी कंपनी को बताओ तो कि यार तुम्हारे सारे सिस्टम को हम ना वेजेस एक्ट में लेकर आ रहे हैं, तो आपको ना सारा चीज पेमेंट करना पड़ेगा समय से, आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, एक ऑफिशियल गैजेट में वो चीजें पब्लिश करनी पड़ेगी।
तो यू आर गेटिंग द थिंग कि आपको जब पेमेंट ऑफ वेजेज डेट की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो जो पेमेंट डेट की हम बेसिकली बात करें, एक्चुअली थोड़ा सा इधर उधर आवाज़ ज़्यादा आती है तो मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ। जब आप देखो ध्यान से, इतनी सी बात होगी। अब सेक्शन 26 को जब आप पढ़ोगे ना, उसमें दे रखा है वेजेस का डेफिनेशन, और वेजेस के डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बता रखा है उससे बहुत मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं जो मैंने आपको वेजेस का प्रॉपर डेफिनेशन बताया था। इसमें कहता है कि कोई भी पैसा जो आप कमा रहे हो, जो आपने पेमेंट जो आपको आपके मेहनताना के रूप में मिलता है, रेमुनरेशन जो आपको मिलता है वो हो गया, कोई बोनस अगर आपको मिलता है वो, किसी तरीके की अवार्ड या सेटलमेंट आपको कोर्ट के कहने पे आपको पेमेंट मिल रहा है वो, अगर आपने कोई पेड लीव करा है, ओवर टाइम करा है, हॉलीडे का पेमेंट करना, वो आपको मिलेगी। तो 3-4 चीज़ों की पेमेंट मिलती है। एक तो आपको रेमुनरेशन जो आपका खुद का ऑफिशियल काम करा उसका, बोनस ओवर टाइम करा उसका, और कोई अवार्ड और सेटलमेंट अगर आपने कर रखा है उसका पेमेंट आपको दिया जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपके एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर दिया गया है तो टर्मिनेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने साइन करता ना कि टर्मिनेशन करना है, तो आपको दिखाना पड़ेगा सारे सर्कमस्टांसेस, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें टर्मिनेशन करने के बाद भी, एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन करने के बाद भी आपको पेबल होगी। वो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल जो आपने जब जॉब ले रहे होगे ना, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखा होता है। पर कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस एकोमोडेशन। उसके अलावा अगर आपने कुछ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, इसका ऊपर नहीं होता है। कुछ ऐसे बोनस, बात को समझिए, जिस पे आपका अधिकार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक इकोनॉमिक्स का, और आप यूपीएससी का आइडिया होगा आपको, तो एक विंडफॉल करके एक आती है प्रॉफिट। उसमें होता क्या है कि समथिंग दैट इज कमिंग एज एन अनफोर्सीन इवेंचुअलिटी के रूप में आपको प्रॉफिट हुआ, जो आपको उम्मीद नहीं था। दैट इज समथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, जो 4 पिलर्स है इकोनॉमिक्स में, वो आप उस पर आप बेस्ड नहीं हो। थोड़ी सी यूपीएससी की मैं कॉर्नर बता रहा हूँ आपको। तो वो बोनस जिस पे वर्कर्स के अधिकार नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो एम्प्लॉयर का अधिकार है उस पर, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको बेनिफिट मिला है अपने किसी टेक्निकल बेनिफिट का, या फिर कुछ टेक्निकल ऐसे चीज़ों का, वो डिपेंड करता है। वो कोर्ट में जाने के बाद वो चीज़ें एविडेंस के बाद प्रूफ होती है, तो उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस मैंने बताया नहीं हो सकता। तो जब आप वेजेस के डेफिनेशन को एनालाइज करोगे तो 3-4 चीज़ें दे रखी है 26 में, कि देखो भैया आपको पैसा तो आपके मेहनताना के रूप में जो कमाओगे, जो मेहनत करोगे उसका मिलेगा ही, अवार्ड एंड सेटलमेंट का मिलेगा ही, बोनस मिलेगा ही जिस पे आपका अधिकार है, और बोनस भी मिलेगा प्रोपोर्शन में, अभी बताएंगे आपको फाइन वाले में। और एट द सेम टाइम जो भी आपको वेजेज हैं, आपने जैसे मैंने और आपको क्या बताया, टर्मिनेशन वाला कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पे भी आपको चीज़ मिलेंगे। हॉलीडे वर्क डेज का भी आपको, मान लीजिए किस तरीके का आपने ओवर टाइम करा, उसका भी पेमेंट मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। सेक्शन 3 को जब आप पढ़ोगे तो उसमें कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी पेमेंट करने का। तो ऑब्वियस बात है, जो काम दे रहा है उसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सीधे सीधे। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लो रेलवे वर्कर्स हैं, शिपिंग वर्कर्स हैं, कोई ऐसे वर्कर्स हैं जो बहुत बड़े सेंट्रल, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में वो चीज़ आ रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है ना, कई बार अपने बिहाफ में कुछ बॉडीज को अपॉइंट करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करके रखती है। तो वो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देखो भैया पेमेंट का सारा सिग्नेचर तुम्हारे हाथ से होता है, सारे सिग्नेचर पे, सारे चेक पे, सारे पैसे पे, जो भी है तुम्हारी चीज़ें हैं, इशू तुम करते हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिक्सेशन ऑफ बेस पीरियड सेक्शन 4 कहता है, फिक्सेशन ऑफ बेस पीरियड मैंने बताया क्या होता है, वो आप डिसाइड करो, चाहे फोर्टनाइटली बेसिस पे दोगे, मंथली बेसिस पे दोगे, 10 दिन पे दोगे, 20 दिन पे दोगे। अब टाइम ऑफ बेजेस मैंने आपको बताया, 7 दिन और 10 दिन के चीज़ें मैंने आपको बताई, वो बताया। सेक्शन 5(1)(b) आप जब पढ़ोगे उसमें एक चीज़ दिया हुआ है। होता क्या है, कई बार जो भी आपको बोला 7 दिन के अंदर करना है, 10 दिन के अंदर करना है, 1000 वर्कर्स, 1000 ज़्यादा, मैंने आपको शुरू में बता दिया। कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे जेटीज, शिप्स, माइंस, प्लांटेशंस, वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर तुमने इसको अनलोड कर दिया ना, ये काम जब अनलोडिंग कंप्लीट हो गई तो तुमको पेमेंट मिलेगा। तो वो अनलोडिंग होने के 7 दिन के अंदर, चाहे वो आपने बोला कि 1 महीने के अंदर तुमको 1 महीने की सैलरी मिलेगी, पर इस काम को 1 महीने में खत्म कर देना है, आपने 20 दिन में खत्म कर दिया, तो 20 से 27वें दिन के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगी, अगर आपने वो वर्क कर दिया है जिसमें आपको अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट है इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कि जेटी लेकर जाओ, यूक्रेन के पास एक देश है, उस मोल्डोवा है, वहाँ पर जाके इसको डिस्पैच करके आओ, 20 दिन के अंदर, आपने 15 दिन में कर दिया, तो 15 से 22 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिलना पड़ेगा, क्योंकि आपको काम क्या कहा हुआ था कि आपको डिस्पैच करने के बाद पेमेंट मिलेगी। आपने डिस्पैच कर दिया ना, तो 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगी डिस्पैच करने के बाद। सेक्शन 5(2) कहता है कि जब भी इंप्लॉयमेंट कोई पर्सन देता है, टर्मिनेट करता है, तो उस टर्मिनेशन के 2 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिलना चाहिए, वेजेस मिलना चाहिए। अगर कोई ऐसा क्लोजर कर दिया अपने एस्टेब्लिशमेंट का जो आपने बताया नहीं किसी को, तो वैसे क्लोजर के विदिन, जो भी आपका ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कोई ऐसा रीजन जो वीकली नहीं हो, हॉलीडे में नहीं हो, तो वैसे रीजन करने के बाद 2 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है अपने सारे इंप्लॉय को।
मान लो मैंने बोला कि यार देखो संडे को तो बंद होती है, मान लो फ्राइडे को बंद होती है, फ्राइडे सैटरडे बंद रहती है, और आपने ट्यूसडे को ही बंद कर दिया बिना कुछ रीजन दिया, और कोई ऐसा रीजन जो आपने इंक्लूड नहीं करा था। आपको अगर डेली बेज वर्कर्स हैं तो उनको देना पड़ेगा फ्राइडे तक पेमेंट आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से रेलवेज वाला जो मैंने आपको बताया कैसे तरीके से करते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर निकालते हैं कि देखो भैया अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, पेमेंट 2 महीने बाद करेंगे, वो सारा बेज पीरियड का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 7 को जब आप पढ़ोगे, डिडक्शन की हम बात करेंगे। सेक्शन 7 में हम डिडक्शन की बात करेंगे। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का डेफिनेशन दे रखा है ये, देखिए एक बार देख लीजिएगा बेजेस का डेफिनेशन, सब कुछ पॉज करके मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता रखी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात कर ली मैंने आपसे, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ बेजेस का भी बात कर लिया मैंने। अब बात करेंगे इसकी, एक और याद रखिएगा कि बेजेस टू बी पेड इन करेंसी कॉइन और करेंसी नोट्स हमेशा इसमें ही देना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं दे सकते। अब तो खैर चेक वगैरह में भी चलने लग गया है, या फिर आपको चेक वगैरह मिल जाता है, पर वो बाउंस नहीं होना चाहिए। पर हाँ, अब मोस्टली एक्ट में तो उस ज़माने में ही लिखा होता है कि आपको सीधे सीधे कैश में पेमेंट दीजिए। डिजिटल का उतना कोई कॉन्सेप्ट था नहीं उस समय पर। जो काम की चीज़ है 2 से 3 मिनट सुनिएगा, 4 मिनट इसको लगेगा। डिडक्शन विच मे बी मेड फ्रॉम बेजेज। अब बताओ एक एम्प्लॉयर हो तो आपके पास इतना तो अधिकार होगा ना कि आप बेजेज में से डिडक्शन कर सकते हो। कब कर सकते हो? 3-4 केसेस याद रखिएगा। फाइन के रूप में कर सकते हो, डिडक्शन फ्रॉम अब्सेंस ऑफ ड्यूटी, अगर उसने ड्यूटी से अब्सेंस कर रखा है तो आप कर सकते हो। कोई लॉस या डैमेज हो गया आपको उस पर्सन के वजह से तो आप कर सकते हो। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कोई नेग्लेक्ट है, कोई डिफॉल्ट है, उसके अलावा उसने नॉन हाउस एकोमोडेशन के लिए आपसे पैसा ले रखा है, या फिर हाउस एकोमोडेशन का पैसा जाता है तो उसमें से काट के आप क्या करो, डिडक्शन कर लो। तो ओवरऑल एक कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे डिडक्शन क्या है वो किया जा सकता है बेजेस में। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा सेक्शन 8 का कॉन्सेप्ट, जिसमें फाइन किस किस केस में लगा सकते हो, कैसे कैसे डिडक्शन कर सकते हो, वो पूरी चीज़ें इसमें बता रखी है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब सेक्शन 8 को आप पढ़िए, फाइन्स वाला जो मैंने आपको बता रखा है उसमें जितने हाईलाइटेड पोर्शन उसके ऊपर एक बार नजर डालिए। कहता है कि नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन सेव इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट एंड ओमिशन ऑन हिज पार्ट एज द एम्प्लॉयर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। समझ गए आप मेरी बात? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट जो भी है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उससे बिना अप्रूवल लिए आप किसी के ऊपर फाइन नहीं लगा सकते। ठीक है, आपको एक नोटिस मतलब पेश करना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्पेस पे एक प्रॉपर जगह होती है एम्प्लॉयमेंट में, एक आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ, कि देखो भैया इतना फाइन लगाया जाना है, आपके ऊपर लगाया जाएगा। सो कॉज नोटिस देना पड़ेगा कि आप बताओ कि आपके ऊपर क्यों ना लगाया जाए। वही गंगाजल वाला याद है कि बताओ मंगनी राम की हम तुम्हें क्यों नहीं सस्पेंड करें। सर कैसे दे दे अपने मौत पे सिग्नेचर करके, वो थोड़ा सा डायलॉग बाजी आ रही है, थोड़ा सा हंस लो यार। चौथी चीज क्या कहती है कि जो भी पेमेंट आप लगाओगे वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक बेस पीरियड में जो आप कमाते हो। मान लो 1 महीने में 20,000 कमाते हो तो उसका 3% लगाओगे, 1 महीने में 10,000 कमाते हो तो उसका 3% 3,000 लगाओगे, 20,000 कमाते हो तो 6,000 लगाओगे, या फिर एक दिन में 300 कमाते हो, 100 रुपया कमाते हो तो उसका 3% 3 रुपया लगाओगे। ये कहने का मतलब हुआ 15 साल से नीचे वाले के ऊपर तो कोई बेस पीरियड लगेगी नहीं, मतलब कोई ऐसा इस तरीके का फाइन नहीं लगा सकते आप। खैर ये चीज़ तो एप्लीकेबल ही नहीं है, चाइल्ड लेबर तो इंडिया में है ही नहीं। सेक्शन 6 किताबों पे नहीं है। नो फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम और इंस्टॉलमेंट आफ्टर एक 60 दिन के बाद ये नहीं कह सकते कि यार तुमको फाइन आज मारे और 60 से 90 दिन 60 दिन तक तुम्हारे 60 दिन के बाद भी हम तुमसे इंस्टॉलमेंट में वो चीज़ फाइन हमें तुम भरते रहो। नहीं, 60 से मैक्सिमम 90 दिन के अंदर आप उसको सारा चीज़ आप जो फाइन लगाए हो आपको ले लेना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट में नहीं चलती 2-2 सालों तक। और जो भी आपने लगाया है ना फाइन, जो भी डिडक्शन आप कर रहे हो, उसका एक प्रॉपर रजिस्टर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको वो प्रॉपर जो चीजें वो सारा चीज आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप बात? ये फाइन का कॉन्सेप्ट हो गया। आगे चलेंगे। आगे कहता है कि डिडक्शन फॉर ऑब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अब मान लीजिए मैं कहीं काम कर रहा हूँ किसी एम्प्लॉयमेंट में, किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, और मैं वहां पे काम कर रहा हूँ लेट से दिल्ली में, और मैं बोला यार मेरी वाइफ रहती है मान लीजिए लखनऊ में, और मैं 4 दिन के लिए लखनऊ चला गया, और मैंने बोला कि सर देखो आपकी कंपनी तो यहाँ पे भी है, लाओ मैं लखनऊ वाली यूनिट में काम कर लेता हूँ 4 दिन, और वाइफ के पास भी रह लेंगे, बच्चों के साथ भी, और काम भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है अनटिल अनलेस आपको अप्रूवल दिया गया हो। आपको अब्सेंस माना जाएगा दिल्ली वाले प्लांट से, दिल्ली वाले इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट से, और आपकी अब्सेंस ऑफ ड्यूटी आपका डिडक्शन कटेगा वहां से, पैसा कटेगा वहां से। तो यही कहता है कि फ्रॉम द प्लेस और प्लेसेस वेयर दैट बाय द टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ही इज रिक्वायर्ड टू वर्क, जहां पे उसको काम करना था वो नहीं कर पा रहा तो उसको अब्सेंस माना जाएगा। और जो ऐसा भी डिडक्शन आप करोगे वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए कि एक दिन काम नहीं करते, अगर करते तो तुमको 10 रुपया मिलेगा, नहीं करोगे तो तुमको उसके प्रोपोर्शन में ही काटा जाएगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन का पेमेंट इतना काट दी कि 1 महीने की सैलरी के बराबर हो गई। नहीं, इट शुड बी बेस्ड ऑन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन। यार देखो 30 दिन में 30 रुपए कमा रहे हो तो 4 दिन काम के 4 रुपए काटेंगे,
ऐसा नहीं कि तुम 4 दिन काम नहीं हो 25 रुपये काट लेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर कोई रूल्स बना दिया गया ना, वो अलग बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट या कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल बना दिया, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बात को समझ गए। आगे कहता है जब सेक्शन 10 को पढ़ोगे, डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस। अब ये क्या कहता है, अगर पर्सन एम्प्लॉय आपका जो आपका एम्प्लॉय, अगर उसके किसी गलती से नेग्लेक्शन की वजह से कोई डिडक्शन, कोई पेमेंट, कोई अगर इशू हो रहा है, कोई आपको लॉस हुआ, कोई डैमेज हुआ, तो आप उसमें से उसके सैलरी में से डिडक्ट कर लीजिए, उसके वेज में से, सैलरी इज नॉट राइट वर्ड टू से, उसके वेजेज में से डिडक्ट कर लीजिए, वेजेस में से। पर उसको सोकॉज नोटिस देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि यार तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा गलती था कि नहीं था, प्रॉपर मैकेनिज्म के बाद, सेक्शन 10 कहता है। एक और चीज होती है, आपको जब इतना सारा बता रहा हूं ना, एक और चीज याद रखिएगा, बस इतना ही था काम का इसमें इन्फॉर्मेशन। कभी भी जब पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट को आप पढ़िए तो हमेशा एक चीज याद रखिए दिमाग में, कि कभी भी कोई भी एम्प्लॉयर एक लिमिट क्रॉस नहीं करता है कि एम्प्लॉय के केस में, ही और सी मेंटेन्स दैट। एक कंपनी का एम्प्लॉयर जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो मेंटेन करता है एक डिकोरम, एक प्रॉपर नोटिस, प्रॉपर मैकेनिज्म के बाद ही आपके वेजेस में काटा जाएगा, क्योंकि उसको पता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर एराइज हो गया तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसका मैंने पूरा का पूरा डेटा आपको 6 वीडियोस में पढ़ा रखा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, समझ गए बात को। उसके अलावा सेक्शन 14 में इंस्पेक्टर है, कैसे कैसे वो सारा इंस्पेक्टर का मैकेनिज्म है, कैसे आप क्लेम कर सकते हो, 60 दिन के अंदर आप हायर अथॉरिटी में जाकर अपील कर सकते हो कोर्ट वगैरह में, वो सारी चीज़ें आगे पढ़नी, दैट्स नॉट बहुत अभी की इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अभी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलेंगे, अपन सेकंड की बात करेंगे, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इक्वल रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है, भैया मैं लड़का हूं, कोई लड़की है, दोनों साथ काम कर रहे हैं, एक ही जगह एक ही काम कर रहे हैं, एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, तो पैसा उसको कम मुझे ज्यादा या उसको ज्यादा मुझे कम क्यों मिलेगा। सेकंड वाला बात सही नहीं है, वैसे बात पहली वाली थी, और पहली वाली बात की वजह से ही एक्ट बनी 1976 में। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में परवान चढ़ रहा था, इंडिया में भी वेलफेयर सोशलिज्म थी, वेलफेयर स्टेट था इंडिया भी वेलफेयर स्टेट है। तो सेक्शन जो आर्टिकल 39D आपका है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जब पढ़ोगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें चीज दे रखा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। और बहुत सारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्टेज नहीं करा था इसके ऊपर, ज्यादा बाद में करने लग गए थे, वर्क क्यों नहीं, पैसा मिलना चाहिए बराबर। देखो नहीं करते थे, उसका कारण था कि दैट टाइम द वीमेन वर नॉट एट दैट मच ऑफ लेवल की वो जॉब में आती थी, बहुत कम, बहुत ही कम, मिनिमम लेवल। स्टिल अगर आप देखोगे ना तो सर्टेन अमाउंट, सर्टेन सेक्शन ऑफ वीमेन आर देयर इन द जॉब, बहुत ही कम लोग हैं। तो 1976 में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बनाया गया, बहुत लॉबिंग हुई उसके बाद। तो उसके पीछे डिग्री क्या था, उसके पीछे का जो आप ऑब्जेक्टिव है, रेशनल को आप देखोगे, ये था कि महिलाएं अगर सेम स्किल, सेम वर्किंग कंडीशन, सेम एफर्ट और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं, शी शुड बी पेड द सेम अमाउंट इक्वल टू द मैन। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, एक मेरे साथ कोई है, वो भी पढ़ाते हैं, अभी छोड़ो ये बात हटाओ, एक फ्लाइट की एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इंडिया से आपने फ्लाइट लेकर आपको जाना है दुबई, ठीक है, आप डायरेक्ट लेकर चले गए, एक मेल हो या फीमेल हो, पैसा तो सेम मिलना चाहिए ना, अगर आप एक एयरलाइंस में काम कर रहे हो तो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, आपको भी 4 माले चढ़ के 8 ईंटें पहुंचानी है, एक लेडी हो तब भी, आपको भी एक मर्द, एक पुरुष हो तब भी आपको 4 माले चढ़ के ईंटें पहुंचानी है, सैलरी सेम मिलनी चाहिए। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट ही यही था कि सेम वर्किंग कंडीशन, सेम स्किल, सेम एफर्ट, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी शुड बी पेड द सेम अमाउंट, सेम वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर, उसको पेमेंट जो मिलना चाहिए वो बिल्कुल सेम मिलना चाहिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो सेम वर्क और सेम सिमिलर नेचर जो सेक्शन 2S में डिफाइन कर रखा है, इसका मतलब होता है कि द स्किल, एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द सेम इफ दे आर द सेम when performed under similar working conditions by a man or a woman, and the differences, if any, between the skill, effort and responsibility required of a man and those required of a woman are not of practical importance in relation to the terms and condition। वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, पर हाँ स्किल, एफर्ट अगर सेम चीजें हैं, सेम पैसा देना पड़ेगा आपको। आगे कहता है कि एडवाइजरी कमेटी सेक्शन 6, वो मैं आपको बताता हूं अभी इस भाई। इसके पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, एक केस आया था, उसमें ये जो लिखा हुआ मैंने, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कस्टमर सेंट्रल एक्साइज स्टेनोग्राफर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा ये बात, कि देखिए ये कहना उचित नहीं होगा हर केस में कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एप्लीकेबल होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, वो तो होगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ डिग्री ऑफ मार्जिन, एक मार्जिन होता है, चाहे आप मेल को फेवर करें चाहे फीमेल को फेवर करें, दोनों के डिस्क्रिमिनेशन में किसी को भी कर सकता है।
कोर्ट ने कहा कि देखिए कई बार ऐसा जज कर पाना पॉसिबल नहीं होता कि सेम वर्क ऑफ सेम सिमिलर नेचर है, देयर कैन बी डिग्री ऑफ मार्जिन, कुछ तो अंतर हो ही सकता है थोड़ा बहुत। तो उस अगर थोड़े बहुत को आपने प्रूव कर दिया कि देखो भैया थोड़े बहुत का डिफरेंसेज है, देन यू कैन पे डिफरेंट अमाउंट, पर ये इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ यार थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट कर दिए, ये थोड़ा सा जो वर्ड है ना वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। गॉट इट? ये डिग्री ऑफ मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया। अब आप जब इस एक्ट को पढ़ोगे तो उसका सेक्शन 4, एक तो ओवर राइटिंग इफेक्ट है, सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 4 कहता है, जब आप पढ़ोगे उसके पहले एक और चीज, चलिए सेक्शन 4 अपन देख लेते हैं क्या कहता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 कहता है कि ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर्स टू मेंटेन, नहीं कहाँ गया, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रेम्यूनरेशन टू मेन एंड वीमेन वर्कर्स फॉर सेम वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर। आपको जो एम्प्लॉयर हो ना, आपको सेम पैसा देना पड़ेगा, आपको बिल्कुल सेम लेवल देना पड़ेगा। अगर पहले इस एक्ट के आने के पहले अगर आप कम दे रहे तो एक्ट के आने के बाद आपको बराबर देना पड़ेगा सेक्शन 2H को, अगर वो फॉलो कर रहा है, सेम वर्क ऑफ सेम वर्किंग कंडीशन सेम वर्क नेचर। कोई एम्प्लॉयर डिनाई नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। अगर डिनाई कर दिया ना आपको तो 20,000 और 6 महीने की जुर्माना मारेगा आपको। सेक्शन कहां गया, पनिशमेंट पेनाल्टी में, सेक्शन 10 में। अगर आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं करा और आपसे रजिस्टर मांग रहा है कोर्ट और आप नहीं दे रहे हो एज एन एम्प्लॉयर या फिर इंडिविजुअल, आपके ऊपर 10,000 का फाइन और 6 महीने का जुर्माना है, एक महीने का जुर्माना है, 1 महीने उसमें भी, दूसरे वाले में भी। समझ रहे हो बात को आप? ये सेक्शन 5 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड बाय रिक्रूटिंग मेन एंड वीमेन वर्कर्स। जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगेंस्ट लिखा हुआ है, अगेंस्ट मेन। फॉर एग्जाम्पल सीडीएस का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, महिलाओं को 10 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, पुरुषों को 6 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। आप कह सकते हो यार ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। अरे नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज समथिंग दैट इज फेवरिंग वीमेन, सॉरी वीमेन को फेवर कर, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन नहीं है ये। ऐसा तो नहीं कि लेफ्टिनेंट बनने के बाद सैलरी उनको कम हो जाएगी, नहीं यार तुम तो 10 मिनट में दौड़े थे, ऐसा नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, दैट समथिंग दैट इज अगेंस्ट और दैट इज नॉट फेवरिंग वीमेन फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर ऐसा करे आपने ना डिस्क्रिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको इसके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। सेक्शन 6 कहता है कि एडवाइजरी कमेटी होगी जो रिक्रूटमेंट क्या क्या होता है आपको मतलब क्या बोलते हैं सजेशन देते रहेगी। सेक्शन 5 में एक और याद रखिएगा, जो SC/ST जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वीमेन का, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। वो इसको नहीं कह रहा कि यार तुम रिजर्वेशन वाला चीज है उनसे कोई लेना देना नहीं, वो अलग है। रिक्रूटमेंट में इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क की बात कर रहा है, ये स्टैंडर्ड की बात कर रही है, रिजर्वेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 7 कहता है कि पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट अथॉरिटीज, जो मैंने आपको बोला क्लेम वगैरह। अब ये जो सेक्शन 8 ध्यान से देखो ना, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर्स टू मेंटेन रजिस्टर्स, अगर ये नहीं करा आपने तो सेक्शन 10 के अंदर पेनाल्टी मारी जाएगी आपके ऊपर, 10,000 और 1 महीने का जुर्माना। अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन करा है रिक्रूटमेंट में, या फिर आपने एम्प्लॉयर एज एन एम्प्लॉयर सिर्फ रजिस्टर की बात नहीं करी, आपने कुछ ऐसा करा कि रेम्यूनरेशन इक्वल नहीं दिया, आपने इक्वल रेम्यूनरेशन अगर नहीं दिया मेन को और वीमेन को, तो आपको उसके ऊपर भी 10,000 20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया तो उसका तो आपको बताया मैंने, तो रजिस्टर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रजिस्टर बाद में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम करती है। अगर नहीं करा तो 10,000 1 महीने। अगर आपने कुछ ऐसा करा जो इस एक्ट के अगेंस्ट करा, आपने पैसा नहीं दिया बराबर का, आपने सेक्शन 2H होता है फॉलो, पर आपने पैसा नहीं दिया, सेम वर्किंग कंडीशन में सब कुछ, पर पेमेंट आप कम कर रहे हो, तो आपके ऊपर 20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सेक्शन 11 कहता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ये क्या कॉन्सेप्ट है भैया? मान लो महिंद्रा एंड महिंद्रा की हम बात करें, अब महिंद्रा साहब तो हर जगह नहीं आएंगे ना पैसा देने, उनके बगैर बिहाफ में MD है, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, क्लर्क्स हैं, जो भी हैं, जो उन्होंने अपॉइंट कर रखा है, CEO है, तो पहले उनके ऊपर गाज गिरती है, फिर कंपनी के सीनियर तक जाती है। पर अगर ये प्रूव हो जाए कि देखो भैया मैंने जो किया ना, एज ए MD मैंने जो किया, CEO मैंने किया, एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर मैंने जो किया, वो सीधे हायर अथॉरिटी के कहने पे किया, तो फिर हायर अथॉरिटी भी घेरे में आती है। तो ऑफेंसेस बाय कंपनीज ऑफन रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल जो अपॉइंट किया हुआ उनके बिहाफ में, अगर वो प्रूफ कर दे कि सर मैंने जो किया वो किसी कहने पे किया और वो किसी का कहना सीनियर अथॉरिटी के कहने पे किया, तो सीनियर अथॉरिटी भी उसके दायरे में आ जाएगी। ये बात थी इसके ऊपर, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इतनी सी चीजें हैं। कोई इस पे बहुत ज्यादा आपको केस, आप केस समझ लो क्या है, खुद ही आपको समझ में आ रहा है। आगे चलेंगे, अब पढ़ेंगे अपन। देखो इसके पहले पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को देख लेते हैं, 1 मिनट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट क्या है, 1965, एक बारे में इसके बारे में बात कर लेते हैं। छोटी सी चीज है, अच्छी चीज है वैसे। पेमेंट ऑफ बोनस क्या होता है?
आई एम डूइंग माई बेस्ट यार, लिटरली बता रहा हूँ मैं, मुझसे जितना बन पा रहा है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ. सो प्लीज़ अप्रिशिएट द एफर्ट, प्लीज़ इफ़ यू लव द कंटेंट, अगर लगता है कुछ भी बेनिफिट हुआ है, नॉन स्टॉप बोलते रहता हूँ मैं बिना पानी पिए कुछ भी. सो इफ़ यू लव, इसलिए मैं पीडीएफ नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतना ताकत नहीं कि मैं पूरा का पूरा पहले ड्राफ्ट बनाऊँ फिर मैं आपको पढ़ाऊँ. नॉट पॉसिबल फॉर मी एट ऑल. आई एम अ सिंगल, आई एम अ लोन वुल्फ लिटरली. कोई और मेरे साथ, मेरी टीम तो काम कर नहीं रही, आप ही लोग मेरी टीम हो सब कॉलेज में जहाँ भी हो. दैट इज वट आई एम सेइंग फॉर मॉनेटरी कंपनसेशन. इसीलिए मैं मतलब इट्स लाइक अ कंपनसेशन फॉर माई एफर्ट्स टू बी ऑनेस्ट. कैन लेट इट बी. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को पढ़ते हैं 1965. एक केस है वो पढ़ेंगे अपन, उससे पहले बोनस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. बोनस क्या होता है, मैंने आपको इतनी बार बोनस चिल्ला चिल्ला कर बोला कि बोनस क्या होता है. जो भी कंपनी की प्रॉफिट हो रही है, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होती हैं, उस पर जो आपको पता है कि यार 100 रुपये पेड ऑफ कैपिटल, आपको 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर, आपको 120 रुपये की आ रही, तो 20 रुपये आपको बोनस मान लो आ रहा है. 120 रुपये की प्रॉफिट, 20 रुपये की प्रॉफिट हुई, उसके अलावा 6 रुपये को आपको बोनस मिल रहा है. मान लो आपको बोनस इन द सेंस कुछ ऐसा प्रॉफिट हो रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था फॉर एग्जाम्पल. तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब होता है ना, बोनस में जब बात करो तो एक ऐसी प्रॉफिट जो आपको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, जो 4 बेसिक पीरियड्स हैं इकोनॉमिक्स में, आपके लेबर के वजह से, आपके वर्कर्स के वजह से आपको मिल रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपके वर्कर्स में उसका प्रॉफिट का होना चाहिए. इसको फुल बेंच फार्मूला कहते हैं. 1950 में एक लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल थी, एक केस था, मिल ओनर्स एसोसिएशन बॉम्बे का केस था. उसमें इस ट्रिब्यूनल ने कहा दिया, फुल बेंच फार्मूला बोलते हैं, फुल बेंच थी इस ट्रिब्यूनल की. उसने कहा कि बोनस जो है वो बड़ा ही अच्छा टर्म है. बोनस जो है वो वर्कर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द इनकम टैक्सेज जो कंपनी पे कर रही है. मान लो कॉर्पोरेशन टैक्सेस कंपनी पे कर रही है, किसी भी तरीके का टैक्सेस पे कर रही है, किसी भी तरीके का जो महंगाई है उसके साथ जो आपका टोटल, देखो नॉमिनल रेट ऑफ जीडीपी और रियल रेट ऑफ जीडीपी जब पढ़ते हो, अगर इकोनॉमिक्स का थोड़ा भी आइडिया है आपको, तो उसमें कहते हैं कि जो आपको पैसा आपको मिल रही है ना, अगर उसको आपको आज की इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करोगे तो आपको पैसा कम हो जाएगा. अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आपको जो इक्वल अमाउंट, जो एक्चुअल में अमाउंट मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है. तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को आफ्टर क्या नाम है, डिविडेंड टैक्स वगैरह देने के बाद, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका, जो भी स्टेक होल्डर, जो भी इक्विटी होल्डर्स हैं उनका, उनको पैसे देने के बाद, टैक्सेस भरने के बाद जो भी पैसा बच रहा है वो शेयर होना चाहिए उनके क्या नाम है, एम्प्लॉय में. यही कहते हैं फुल बेंच फार्मूला, कि आफ्टर कैलकुलेटिंग और डिडक्टिंग ऑल द थिंग्स जो एक कंपनी को पे करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बच रही, दैट हैज टू बी शेयर्ड विद ऑल द एम्प्लॉय. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 बस इतना सा कहता और कुछ नहीं कहता. एसीसी सीमेंट के केस में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, लेजिस्लेशन के बाद पावर है कि वो ऐसा एक्ट बना सकती है. अब जो एक्ट है पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है. 20 से ज्यादा वर्क में जिस भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, किसी भी दिन, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट समझिए. 1 अप्रैल से 31 मार्च इंडिया में अकाउंटिंग ईयर है. आरबीआई का खैर तो अलग हो गया, जुलाई से जून तक का है, अब उसको बीच में लाने की बात हो रही है, शायद आ भी गया है, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को आपको पता है इंडिया में नया फाइनेंशियल ईयर चलता है. तो एक अकाउंटिंग ईयर भी होता है कि देखो, एक अकाउंटिंग ईयर इन द सेंस क्या, देखो 1 जनवरी से 31 दिसंबर मेरा अकाउंटिंग ईयर है. इसके बीच में किसी भी दिन अगर आपके इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में 20 से ज्यादा वर्कर्स थे या 20 वर्कर्स थे, तो आपको ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा. अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया तो अगर 20 से कम गए, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता ही नहीं, फिर आपको देना ही पड़ेगा पेमेंट. The act provides that every employee receiving salary or wages up to 21,000 per month and engaged in any kind of work, whether skilled, unskilled, managerial, supervisorial, is entitled to bonus for every accounting year if he has worked for at least 30 days in that year. एक अकाउंटिंग ईयर में 30 दिन काम कर रहा है आपने, तो आपको ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाला कॉन्सेप्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा. मिनिमम कितना बोल सकते हो, 8.33%. अभी देखिए ये रिवीजन होते रहता है इसमें, मैक्सिमम 20%. ये सेक्शन 10 जो है ना, यही कहता है मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट. आपके बेस पीरियड का, आपके अकाउंटिंग ईयर में आपको एक जो आपकी सैलरी है उसका 8.33% आपको बोनस मिनिमम मिलना चाहिए. अब एक चीज एक कोर्ट में आई थी, एक केस में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा केस का नाम, एक केस में आया था, उसमें कोर्ट ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि देखो भैया ऐसा है कि तुमको ये तो देना पड़ेगा 8.33%, चाहे आपका कंपनी लॉस में चला जाए, इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये मिनिमम बोनस है, देना पड़ेगा आपको. अगर आपकी इंप्लॉय की गलती है उसमें, तो आप ठीक है ये कह सकते हो कि देखो 20% तो नहीं देंगे, तुमको 15% दे देंगे क्योंकि तुम लोगों की गलती है, लेकिन 8.33 तो देना है, चाहे तुम्हारी गलती हो, चाहे किसी भी कंपनी, किसी भी इंप्लॉय की गलती, उतना तो देना पड़ेगा. और अगर तुम्हारी गलती है और कंपनी लॉस में चली गई, या फिर इंप्लॉय की भी गलती है, कंपनी लॉस में चली गई, तुम ये नहीं कह सकते हम तो तुमको मिनिमम में भी बोनस नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा. और उसके देखिए बोनस देने का कारण क्या था, म्यूर मिल्स का केस है, सूती मिल्स मजदूर यूनियन कानपुर का केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो वेजेस
और जो बोनस है वो तो दो ही चीज़ में दे सकते हो, दो चीज़ में दे सकते हो। कब कब? या तो ऐसा हो कि आपका जो पैसा, जो वेजेस मिल रहे हैं आपको, वो सफिशिएंट नहीं है आपके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, आप उससे आपकी ज़िंदगी चल नहीं रही है, तो आपको बोनस दिया जाएगा, आपकी ज़िंदगी चले, पहली चीज़। या तो आपकी कंपनी इतना ह्यूज प्रॉफिट कर रही है ना कि वो शौक से आपको दे रही है, एंड समथिंग हैज़ टू बी अ राइट मेथड, एक राइट बन चुका है बोनस एक्ट। तो दो पीछे एम्बिशंस थे, एक तो कि इफेक्टिविटी और इफिशियंसी मेंटेन रहे, प्रॉफिट वगैरह ज़्यादा हो ताकि पैसा ज़्यादा मिले, और अगर आपके जो एम्प्लॉय उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वेजेस से आपके काम नहीं चल रही उसकी, तो आप उसको बोनस दीजिए। जैसे दिवाली वगैरह का बोनस देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल इंडिया में जहाँ पे खर्च वगैरह जो लोग हैं वो खुलकर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पे खर्च होती है, बच्चे हैं उनके कपड़े, उनके ड्रेसेज है, बहुत सारा कुछ है, तो बोनस दिया जाता है क्योंकि उनका वेजेस सफिशिएंट नहीं है उस चीज़ के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? और ये जो बोनस है वो 8 महीने में, मैक्स टू मैक्स आपके अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के 8 महीने के अंदर आपको दे देना है। ये नहीं कहे यार कि तुम्हारी अकाउंटिंग ईयर 2022 वाली मैं तुमको 2025 में पेमेंट कर दूंगा जब हमारी कंपनी प्रॉफिट करती है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है सेट ऑफ और सेट ऑन का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। वो क्या होता है कि यार देखो, ऐसा हो कि कंपनी ने इस बार प्रॉफिट उतना नहीं करा, इसलिए हम तुमको 20% नहीं दे रहे, 15% दे रहे हैं, पर कंपनी ने इतना प्रॉफिट कर लिया कि 20% तो मैक्सिमम लिमिट है, आप 20 को तो एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो 20% दे दिया, पर कह रहे हो कि यार तुम्हारी अभी भी, अगर एम्प्लॉय कह रहे हैं कि सर आपकी प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा हुई है, तो सेट ऑफ कर लो। सेट ऑफ इन द सेंस कि देखो इस बार तुमको 20% दे दिए, अगली बार मान लो या फिर किसी साल आपकी प्रॉफिट कम होती है ना, तो इस वाले का जो पैसा बचा हुआ उसमें ऐड करके देंगे, क्योंकि 20% लिमिट क्रॉस करना नहीं है, 8.33 मिनिमम देना है। और अगर ऐसा हो कि उस साल 8.33 तो देने में एप्लीकेबल है पर 20% नहीं दे पा रहे, तो इस बार का 2% ऐड करके आपको 10% दे देंगे। समझो मेरी बात। मान लो इस अकाउंटिंग ईयर में हमको 20% का प्रॉफिट दे दिए, फिर भी प्रॉफिट में भी अधिकार है हमारा, बोनस में मिलना चाहिए हमको बोनस, पर 20% तो सीलिंग है, हम दे नहीं सकते उससे ज़्यादा, तो हम सेट ऑफ कर लेंगे कि देखो इस वाले को हम अगले साल में क्या कर देंगे, सेट ऑन कर देंगे, मतलब सेटलिंग ऑन कर देंगे। कैसे? कि अभी तुम 20% ले लो, जो तुम लोग का 2% और बच रहा है ना बोनस, ये किसी साल अगर तुम लोगों को 20% से कम देना पड़े ना, उसमें ऐड करके हम आपको दे देंगे। बुझला? बुझे कि नहीं बुझे बात को? अरे बुझे, पढ़ाया है कोई ऐसे फैकल्टी में? आगे बताओ, आप किस किस केस में नहीं दे सकते? बताओ, मुद्दा तो ये है, बताओ किस किस केस में नहीं दे सकते? अगर फ्रॉड करा बंदे ने या बंदी ने, या राइट कर दिया, यार कुछ वायलेंट बिहेवियर शो कर दिया उसने, या कुछ ऐसा सबोटाज किया कि प्रॉपर्टी को चोरी किया, तो आप नहीं दे सकते। हाँ, एक बार याद रह गया, ये जो 8 महीने वाला मैंने बोला ना, ये 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है मैक्सिमम, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके एप्लीकेबल, या फिर जो भी आपका उसे सिचुएशन, ऐसा कोविड वगैरह का सिचुएशन आ गया था ना, तो उसमें 2 साल तक के लिए आप उसको सेटलिंग ऑफ सेट ऑन वाला जो पीरियड है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। मान लो पेमेंट नहीं कर पा रहे उस टाइम बोनस का, और अगर नहीं किए ये सब चीज़ें, इस एक्ट के साथ कंप्लाई नहीं किए, तो 1,000 तक का जुर्माना, 6 महीने की जेल भी हो सकती है आपको। एक ऐसा ही केस आया था जो आपके केसमेंट में दिया हुआ है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है जलान ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस मिल मजदूर सभा। इसमें हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है वो क्यों बनाई गई थी, उस स्कीम का पूरा ब्यौरा दिया गया, 3-2 का जजमेंट है ये, ठीक है। इसमें 3-2 की मेजोरिटी से कहा गया था, शायद यही 3-2 की मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट यही था इसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें कहा कि जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको बोनस देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर के ऊपर एक तरीके की ये स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। स्टैट्यूटरी मतलब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आपके ऊपर एक कहता है, लायबिलिटी देता है। स्टैट्यूटरी बॉडीज वही होती है ना जो किसी एक्ट से बनती है, तो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी भी तो वही होगी ना जो किसी एक्ट ने दिया आपको। समझे बात को? जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट से बना है, एनएचआरसी एक्ट से, तो उसको बोलेंगे, तो उसकी जो लायबिलिटी आ रही है एनएचआरसी को कहाँ से आ रही है? एनएचआरसी एक्ट से आ रही है ना, तो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी हो गई। तो एम्प्लॉयर के ऊपर स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, एक तरीके की आपको पैसा देना पड़ेगा बोनस। एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, एक मैकेनिज्म आपको बताना पड़ेगा कि देखो भैया ऐसे ऐसे मैकेनिज्म फॉलो करेंगे पेमेंट का। मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड बोनस सेट ऑफ और सेट ऑन का कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके मैंने आपको बताया अभी पूरा। और एक मशीनरी इन्फोर्समेंट का कि कैसे कैसे इन्फोर्समेंट की मैकेनिज्म होगी, अगर नहीं कर पाए तो कैसे कैसे लायबिलिटी आपकी बनती है। एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, ए जलान ट्रेडिंग कंपनी में ये 4 चीजें बात करेगी। एग्जाम में इतना लिख देना जरूर है, 4 पॉइंट जो मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पर। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपको देखो मिटा देता हूँ इसको, ये 4 पॉइंट लिख देना, आप काम बन जाएगा।
आप कहते हैं कि देखो 20 वर्कर्स तक तो एप्लीकेबल था, 20 से कम हो गए तो 10 तक एप्लीकेबल होगा, 10 से कम होने पे नहीं हो सकता। ठीक है, 10 से 20 के रेंज में आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो, 10 to 20। 20 से ऊपर है तो होना ही है, 20 से ऊपर है तो ही, 20 से कम गया तो 10 तक एप्लीकेबल होगा, 10 से अगर वर्कर्स कम गए तो एप्लीकेबल है, बोनस वाला नहीं, क्यों, क्या ही प्रॉफिट होगी कंपनी को यार 10 से कम आने पे। ठीक है, सेक्शन 36 एक बड़ा अच्छा बात कहता है। सेक्शन 36 क्या कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी स्टैब्लिशमेंट को, किसी भी क्लास ऑफ स्टैब्लिशमेंट को, किसी भी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट को अपनी ओपिनियन पे उसको क्या कर सकता है, इस चीज से बाहर कर सकता है कि तुम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट नहीं दोगे, इस एक्ट से तुम बाहर जाते हो। जलान ट्रेडिंग में यही बात कही गई थी, जलान ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा, कि सर हम तो लॉस में जा रहे हैं ना, हम कैसे पेमेंट करेंगे अपने वर्कर्स को, यही बात कही गई थी इसमें। तो इसमें इसी में कहा था कोर्ट ने कि ये सब हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर सेक्शन 36 आपको अलाउ करता है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, तो वो दिखाओ ना डेटा कि कैसे लॉस में गए आप, क्या फाइनेंशियल लॉसेज हुई आपको, किस वजह से हुई, एवरीथिंग यू हैव टू शो। तो अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट फिट नहीं होती उस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के लिए, तो आप इसको बाहर कर सकते हो, पर वो फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताना पड़ेगा कोर्ट को, और वो प्रॉपर मेथड पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एम्प्लॉयर की गलती है, किसकी गलती है, कुछ भी गलती हो और आपने कर दिया। आपको बताना पड़ेगा कि देखो भैया ये तो कंपनी के लोगों की ही गलती है, एम्प्लॉय की नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट की गलती थी, इसलिए कंपनी लॉस में गई। तो आपको मिनिमम बोनस तो तब भी देना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते बोनस नहीं दे सकते, जो मैंने आपको बॉम्बे हाईकोर्ट वाला बताया अभी बात। अगर एम्प्लॉय की गलती है उसके वजह से आपको लॉस हुआ है, आपको मिनिमम बोनस तो तब भी देना पड़ेगा, देना तो है ही बोनस, कैसे नहीं दोगे आप। वेजेस की भाई, वेजेस उसकी करियर लाइफ नहीं चल रही तो आपको बोनस देना पड़ेगा। हाँ इस बार नहीं, अगली बार दो, पर देना तो पड़ेगा, सेट ऑफ कर लो आप, देना तो पड़ेगा आपको 8 महीने के अंदर उस बोनस को। ये चीजें आप किस किस चीजों पे एप्लीकेबल नहीं है किसी क्लास ऑफ एम्प्लॉयर्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये ह्यूमैनिटेरियन वाले हो, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है, LIC के वर्कर्स हैं, कुछ मर्चेंट वर्कर्स हैं, कुछ ऐसे माइंस में काम कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कुछ हॉस्पिटल है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, जो इस चीज़ों से बाहर रखी गई है। मान लो उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्या ही वो अपने लोगों को देगा। ट्रस्ट ऑफ इंडिया कोई ऐसा ट्रस्ट है, हाउसिंग बैंक्स है, तो देर आर सर्टेन थिंग्स जिसको आप क्या कर रहे हो, बाहर कर रखा है आपने। सेक्शन 32 के अंदर कुछ चीज़ों को बाहर कर रखा है आपने। अब एलोकेबल सरप्लस का कॉन्सेप्ट क्या है, वही मैंने आपको बताया कि कितना सरप्लस दोगे आप, तो वो डिपेंड करता है इकोनॉमी की महंगाई कितनी है, टैक्स कितना है, कॉर्पोरेशन टैक्स कितना दे रहे हो, जो आपका और भी टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके ऊपर एज ए कंपनी। मान लो कोई प्रॉफिट हुआ, विंडफॉल टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, कोई कॉर्पोरेशन टैक्स लगा दिया आपके ऊपर, किसी भी तरीके की, जैसे एक जस्ट फॉरगेट अल्टरनेटिव जो काउंट होता है, जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द टैक्स, वो इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा था, जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, वो टैक्स लगा दिया करके, कुछ ऐसे टैक्सेस लगा दिए जिसके बाद आपकी प्रॉफिट जो बच रही है उसमें से आपको शेयर करना पड़ेगा। तो एलोकेबल सरप्लस वही होता है सेक्शन 24 में, कि सारी चीज़ों को आप क्या कर लो, सेटअप कर लो, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा। तो कई सेक्शन 8 कहता है कि हु इज इंटाइटल्ड टू बोनस, किसको किसको बोनस मिलना चाहिए। तो द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन एज टू वेदर एन एम्प्लॉय इज डेली वेजर, टेम्परेरी वेजर, परमानेंट वेजर, वीकली पेड, मंथली पेड, etc. द ओनली प्री कंडीशन इज दैट ही शुड हैव वर्कड इन दैट एस्टेब्लिशमेंट फॉर नॉट लेस देन 30 वर्किंग डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक कोर्ट में, एक जजमेंट में कहा हुआ है कोर्ट का कि ये मैटर ही नहीं करता वो डेली बेस वर्कर है, कौन सा वर्कर है, डे नाइट वर्कर है, कौन सा वर्कर है, अगर उसने एक अकाउंटिंग ईयर में कंपनी के, एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के 30 दिन काम करें तो उसको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट दिया जाएगा। समझ रहे हो बात को। उसके अलावा एक प्रोबेशनर पीरियड में भी, प्रोबेशनरी है, जैसे आप कंपनी एक जॉब कर रहे हो उसमें 2 साल तक आप प्रोबेशनर हो, 1 साल तक प्रोबेशनर, तो भी आपको पेमेंट मिलेगा बोनस का। अगर कोई इंप्लॉय सीजनल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो जो सीजनल वर्क में जो भी आपको प्रॉफिट हुई ना, उस सीजन में जो भी आपको प्रॉफिट हो रही है ना, उसका बोनस आपको देना पड़ेगा। अब वो सेक्शन 10 का मिनिमम बोनस मैक्सिमम बोनस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। मतलब वो सेक्शन 10 का मिनिमम बोनस एप्लीकेबल नहीं होगा ना। मेरी बात समझो, मान लो कि रबी फसल के लिए आपने किसी को एम्प्लॉय करा गन्ना के उसमें कंपनी में, तो उस पर्टिकुलर सीजन में आपको जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से आप पेमेंट करोगे, ना कि 8.33 और 20 वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे यहाँ पे 20% वाला, वो नहीं लगेगा। वो तो पूरी अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही, हमें तो सीजनल की बात कर रहे हैं। तो सीजनल वर्कर में चीजें बदल जाती है। कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉय किसी स्वीपर इंगेज्ड है रेगुलर बेसिस पे, तो भाई आपको बोनस देना पड़ेगा। अनएम्प्लॉय पीस रेटेड वर्कर है, उसको भी देना पड़ेगा। कोई काम का टुकड़ा वो कर रहा है, उसको भी देना पड़ेगा। एक डिसमिस्ड एम्प्लॉय जिसको आपने बैक वेजेस के साथ रीइंस्टेट करा है, डिस्प्यूट था, उसको डिसमिस कर दिया था आपने, फिर उसको बैक आपको करना पड़ा, रीइंस्टेट करना पड़ा, बैक वेजेस देना पड़ा, उसको भी बोनस देना पड़ेगा आपको, चाहे उसने काम करा था कि नहीं करा था, लेकिन आपकी गलती से वो डिसमिस हुआ था, आपको पेमेंट देना, आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ डिस्क्वालिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बोला, कुछ चीजें फ्रॉड वगैरह है, वो उस चीजों को एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया।
एक केस है श्रीराम बेरिंग्स लिमिटेड वर्सेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेबर को रांची का, उसमें पटना कोर्ट ने कहा कि इफ एन एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 9 he is disqualified from receiving any bonus under the act and not from the bonus only of the counting year in which the misconduct is committed। कहता है कि अगर उसको बाहर कर दिया आपने, मान लो किसी भी सेक्शन से, तो सेक्शन 9 इतना ब्रॉड है, सेक्शन 9 इतना ब्रॉड है जो इंप्लॉयर को फेवर करता है कि अगर आपको मैंने डिसमिस कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंटिंग ईयर के लिए बोनस आपको नहीं दिया जाएगा। बोनस की बात नहीं है, आने वाले हर साल तक के लिए आपको बोनस नहीं दिया जाएगा जब तक कि आपको रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपकी गलती नहीं है और रीइंस्टेट किया गया तब तो आपको पेमेंट मिलेगा सब कुछ, पर आपकी गलती थी और आपको डिसमिस कर दिया गया फॉर एग्जांपल, और डिस्प्यूट चल रहा है, एंड उसके बाद आपको रीइंस्टेट सिर्फ इसलिए किया गया कि कोर्ट ने बोला कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इसको रीइंस्टेट कर दीजिए, बैक वेजेस नहीं दिया गया आपको। तो आप ये नहीं कह सकते यार उस अकाउंटिंग ईयर का हमको पैसा दो, इस अकाउंटिंग ईयर का हमको पैसा दो, 3 साल हमारा जो केस चला उसका पैसा दो, नहीं कह सकते आप। यू आर जस्ट रीइंस्टेटेड बिकॉज द कोर्ट हैज सेड दैट। तो पटना कोर्ट ने यही कहा था कि अगर इंप्लॉयर, अगर कोर्ट लेजिस्लेचर को देना होता ना तो लिखता कि एक अकाउंटिंग ईयर के लिए बात कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग ईयर के लिए बात कर रहे हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में आपको पैसा नहीं दिया जाएगा बल्कि अगले अकाउंटिंग ईयर में पैसा दिया जाएगा। कोर्ट लेजिस्लेचर में तो ऐसा कुछ नहीं कहता। हाँ, आपको मैंने क्या करा, बाहर किया, रीइंस्टेट किया नहीं, ठीक है, रीइंस्टेट किया नहीं, और अगर किया है तो सिर्फ इसलिए कि कोर्ट ने कहा, पर आपको बैक वेजेस के साथ हम रीइंस्टेट नहीं कर रहे, तो आपको अकाउंटिंग ईयर का पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक केस में बात करी गई थी, चलान ट्रेडिंग कंपनी की बात कर ली मैंने आपसे। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इतना था। सिमिलर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट भी है, बड़ा सा सिंपल सा चीज़ है ग्रेचुइटी एक्ट भी, और कुछ नहीं है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट को ऐसे समझिए, सेक्शन 2 एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है बस। ग्रेचुइटी क्या होता है, अब आपने किसी भी कंपनी में काम करा 10 साल, अब आप वहाँ से रिटायर हो गए, तो 10 साल के एक मेहनताना के रूप में आपको एक कंपनी ग्रेचुइटी देती है, एक गिफ्ट देती है। पहले गिफ्ट माना जाता था, बाउंटी माना जाता था। हमारा मन है यार, हमको बड़ा अच्छा लगा तुम हमारे काम के, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ये सब नहीं चलता है अब। इट हैज़ नाउ बिकम अ राइट, राइट हो चुका है अब, आपको पेमेंट देना पड़ेगा ग्रेचुइटी के रूप में 1972 के एक्ट के बाद। तो इसमें जो मुद्दा है वो बस इतना सा है कि कंटिन्यूअस सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है, कि किसको बोलेंगे कि किसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर कंटिन्यूअस सर्विस में माना जाना है उसको, तो वो क्या कैसे माना जाएगा, अगर उसने इफ ही हैज फॉर दैट पीरियड किसी भी तरीके की अनइंटरप्टेड सर्विसेज के लिए उसने काम कर रखा है, जिसमें सर्विस जैसे पेड लीव है, अकाउंट लीव, सर तबीयत खराब हो गई थी उसकी लीव थी, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी था, पर वो पेड था, तो अनइंटरप्टेड अनहिंडर्ड सर्विसेज किया उसने, तो उसको पैसा दिया जाएगा। उसमें एक और कहता है कि कोई भी इंप्लॉई जो सीजनल वाला के बात नहीं कर रहे, अगर उसने 1 साल तक काम करा मान लो, या फिर 6 महीने के लिए उसने काम नहीं किया, 1 साल तक काम नहीं किया, तो इस 1 साल को छोड़ दो आप, इस 1 साल को आप छोड़ दो। मैंने जैसे एक कंपनी में काम किया 2022 से लेकर 2030 तक, और 2029 से 2030 के लास्ट 1 साल में अवेलेबल नहीं था, मैं छुट्टी पे था या मेरी तबीयत खराब थी, मैं काम नहीं किया, तो इस 1 साल को छोड़ दो। इस 1 साल को छोड़ दो, पीछे में देखो कि क्या इसके पीछे में मैंने 240 दिन काम करा है कि नहीं करा, किसी भी ईयर में, किसी भी ईयर में मैंने 240 दिन काम करा है कि नहीं करा, अगर 1 साल तक छुट्टी पे था या 1 साल तक मैंने काम नहीं किया। समझ रहे हो बात को? अगर यही 6 महीने तक मैंने काम नहीं किया, तो इस वाले 6 महीने को छोड़ दो, इसके पीछे 6 महीने को देखो आप कि मैंने 120 दिन काम किया कि नहीं किया आपके यहाँ, या फिर 1 सप्ताह में 6 दिन काम किया कि नहीं किया आपके यहाँ मैंने। For the said period of 1 year, if the employee during the period of 12 calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made has actually worked under the employee for not less than 190 days, 190 दिन तक काम किया कि नहीं किया, in the case of an employee employed below the ground in a mine or in an establishment which works for less than 6 days in a week, और 240 days, वो जो मैंने आपको बोला 240 दिन का कॉन्सेप्ट, या तो आप 190 दिन काम कर लो और साथ साथ 1 सप्ताह के 6 दिनों का जो कॉन्सेप्ट है उसके अलावा, या तो आपने 240 दिन काम कर रखा है 1 साल तक, 1 साल को हटाकर, यही अगर 6 महीने आपने काम नहीं किया, मान लो मैं 6 दिन तक काम नहीं कर पाया, मतलब ये क्या नाम है, 6 महीने काम नहीं किया इस साल, तो इस 6 महीने को हटा दो, इसके पुराने वाली चीज़ों को देख लो आप। तो 95 डेज इन केस ऑफ एन एम्प्लॉई एम्प्लॉयड बिलो द ग्राउंड इन अ माइन इन एन एस्टेब्लिशमेंट विच वर्क्स फॉर लेस देन 6 डेज इन अ वीक, कोई ऐसा माइन जो सप्ताह में 6 दिन, 7 में से 6 दिन से कम के लिए वो कंपनी ओपन रहती है, तो उसमें ये देखो कि 95 दिन मैंने काम किया कि नहीं किया, 6 महीने की देखनी है अगर, तो कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो सप्ताह में 6 दिन से 6 या 6 दिन से कम के लिए ओपन रहता है, और हमें 1 साल तक नहीं गया, लास्ट के 1 साल तक, तो उस 1 साल को छोड़ दो, उसके पहले का देखो कि मैंने 240 दिन वहां काम करा कि नहीं करा,
बुझ रहा बात को, बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? समझ रहे हो आप बात को? कोई कंपनी या तो सप्ताह में 6 दिन ओपन रहती है, या तो एक साल में 190 दिन ओपन, 190 दिन ओपन रहती है। तो वहां देख लो कितने दिन आपने काम करा। समझ रहे हो आप ये चीज? ये कंटिन्यूअस सर्विस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अनइंटरप्टेड, थोड़ा सा आपको ना, जब आप बेयर को पढ़ोगे तो आपको कंटिन्यूअस सर्विस का कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आएगा। For the said period of 1 year, if the employee during the period of 12 calendar months preceding the date with reference to which the calculation is to be made has actually worked under the employer for not less than, कितना से कम, 190 days, 190 दिन से कम काम नहीं किया हो, कोई भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो 6 दिन से कम के लिए ओपन होती है, या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, सातों के सातों दिन ओपन होती है, तो 240 दिन देख लो आप। अब मैं आपको समझाता हूं, कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जो साल वे के काउंटिंग ईयर में एक सप्ताह में मान लो 6 दिन ओपन रहती है, 6 दिन से कम ओपन रहती है, तो आप ये देखो कि वहां पे आपने 190 दिन काम किया कि नहीं किया, या सातों दिन ओपन रहती है तो 240 दिन एक साल वाले में। अगर आपने एक साल छुट्टी मारी है लास्ट में, या तो आपने 6 महीने छुट्टी मारी, तो इस 6 महीने को छोड़ दो। मेरे 9 साल और 6 महीने की ड्यूटी को देखो, 10 साल में 6 महीने नहीं आया मैं, तो 9 साल और 6 महीने की ड्यूटी देखो। उसमें अगर एक कंपनी ऐसा है, एक कोई माइन ऐसा है जो 6 दिन से या 6 दिन से कम के लिए ओपन होती है एक वीक में, तो आपको 95 दिन का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, या मतलब 95 दिन का देखना पड़ेगा, या तो सारे ही दिन ओपन रहती है, सातों दिन ओपन रहती है, तो 120 दिन का आपको आपने ड्यूटी करा कि नहीं पिछले 6 महीने में, 180 में से 120 दिन गए थे कि नहीं गए थे, जिस छोड़ के लास्ट वाले 6 महीने को छोड़कर। ये है बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें। बाकी मैंने आपको PDF में सारा कुछ लगा दिया है, जो भी इसके काम की चीज़ें हैं, एक्सप्लेनेशन वगैरह, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी कैसे करेगा, कौन करेगा, वही सेम चीज़ जो बोनस वाला है उसमें सेम चीज़ें ही है। ग्रेचुइटी कौन पेमेंट करेगा, कैसे पेमेंट करेगा, वो सारा कुछ यहाँ लगा रखा है। डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट, वही सेम चीज़, ग्रेचुइटी का अमाउंट जब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना दिन काम किया है, कितना इफेक्टिविटी था, क्या बोनस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसको आज के महंगाई से उसको कंपैरिजन कर लीजिए, आज की चीज़ों से आप उसको आप क्या कर लीजिए, सब कुछ सेटअप करने के बाद उसको जो भी बचा हुआ पैसा आप उसको देते हैं, वो दे सकते हैं आप। मेरी बात को समझो, इकोनॉमिक से थोड़ी सी है। लास्ट बची हुई है उसको देख लेते हैं एक बार, मैटरनिटी वाला, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961। एक छोटी सी चीज़ है, उसको पढ़ लेते हैं 2 मिनट में। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 सेक्शन आर्टिकल 39 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आपको जो भी सिक्योरिंग राइट्स टू एंड एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन्स बोला है, महिला मेन वीमेन की बात नहीं करता। और आर्टिकल 42 कहता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ, सारी बातें आपको पता है आर्टिकल 39 42 DPSP का। ये है क्या, 1961 में बना क्यों? देखो, महिलाएं ऐसी थी पहले, एक ऐसी चीज है महिलाओं के पास पावर जो सिर्फ और सिर्फ उनके पास है, वो है मां बनना। यू आर द ओनली वन जो मां बन सकते हो, और कोई नहीं, मतलब और कोई जन्म नहीं दे सकता। तो आपके इस चीज को बेनिफिट आपकी मिलनी तो चाहिए ना, समथिंग दैट इज वेरी प्रिविलेज्ड फॉर यू, वेरी प्रिविलेज्ड टू यू, तो आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। यही मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में आया था, जिसमें बोला गया कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा, बाद में 2017 में अमेंडमेंट हुआ, कोई भी महिला है जो काम करे फैक्ट्री में, माइंस में, प्लांटेशन में, शॉप्स में, और कोई भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट में जहां 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं, और वैसे लोग जो ESIC एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में नहीं कवर होते हैं, तो उनको बच्चे के जन्म के पहले और बच्चे के जन्म के बाद भी बेनिफिट दिया जाएगा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ड्यूरेशन क्या होगा, 26 वीक्स। कैसे मिलेगा, आप प्रेगनेंसी का जो डेट एक्सपेक्टेड है उससे 8 वीक पहले, 2 महीने पहले आप कह दो कि सर हमारी प्रेगनेंसी की डेट एक्सपेक्टेड है, नोटिस दे दिया आपने एक प्रॉपर, तो आपको उस दिन से क्या हो जाएगा, मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाएगा। लीव पेड लीव जिसको बोलते हैं, तो 2 महीने पहले छुट्टी मिल गई आपको, और बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक आपको पेमेंट मिल रहा है। समझ रहे हो बात को, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आगे चलेंगे। अब 2 या 2 से ज्यादा बच्चों के लिए कैसे एप्लीकेबल, 2 बच्चों तक के लिए 26 वीक का, 2 से ज्यादा बच्चे अगर हैं तो आपको 12 वीक का, यहाँ पे जो 6 वीक पहले 6 वीक बाद कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा ये चीज। क्रेच फैसिलिटी, 50 वर्कर्स जहां पे भी, 50 इंप्लॉई जहां पे भी एक फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, 2017 के अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था उसको, एक क्रेच फैसिलिटी क्या होता है, रेगुलर चेकअप वगैरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रेस्टिंग हाउस वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर कोई अडॉप्टिंग मदर है, कोई कमीशनिंग मदर है, कोई अडॉप्ट किया आपने बच्चे को, छोटा बच्चे को, या कमीशनिंग मदर है जो आप एक कमीशन कर रहे हो, मान लो सरोगेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है लेट से, या कमीशनिंग मदर, आप क्या करते हो, बच्चों को ना वो आपने किसी के बच्चों को अपने पास रखा हुआ है, उसको आप अडॉप्ट, उसको उस तरीके से आप बड़ा कर, नर्सिंग बोलते हैं जिसको, मान लो, तो उसमें भी आपको 12 वीक का जो है वो दिया जाएगा।
ऑप्शन वर्क फ्रॉम होम का है, राइट टू बोनस है, मिसकैरेज होता है तो देखिए मिसकैरेज वाला कॉन्सेप्ट समथिंग वेरी अनइथिक, बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ है जो बुरा होता है। मिसकैरेज की बात करते हैं कि एक्ट प्रोवाइड करता है अगर किसी महिला को मिसकैरेज हो गया तो उसको 6 वीक का लीव पे दिया जाएगा डे ऑफ मिसकैरेज से। अगर आज आपकी मिसकैरेज हुई तो आज से लेकर 6 वीक तक आपको डे ऑफ पेड लीव दिया जाएगा, पर आपको वही नोटिस देना पड़ेगा कि सर आपकी मिसकैरेज होगी, आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब एक कॉन्सेप्ट है मैटरनिटी बेनिफिट इन केस वीमेन डाइज। अगर वो महिला मर जाती हैं, अगर वो माँ मर जाती है मान लो, तो एक्ट प्रोवाइड करता है कि अगर कोई महिला इंटाइटल टू बेनिफिट मैटरनिटी बेनिफिट डाइज बिफोर रिसीविंग हर ड्यू, जो पेड लीव उसको मिलने वाला था, जो पैसा मिलने वाला था, मान लीजिए पेड अमाउंट, अगर वो मर जाती हैं, द एम्प्लॉयर हैज टू पे द पर्सन नॉमिनेटेड बाई हर, जो उन्होंने नॉमिनेट करा था अपने नोटिस में कि सर मेरे बिहाफ में इसको देना पड़ेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में आप जो भी मान लीजिए नॉमिनी उसको दे दीजिए। अगर कोई नहीं है तो जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेटा होता है या जो भी उसकी है उसको आपको देना चाहिए, या फिर कोई उसके पति हैं जो भी हैं उनको आपको देना पड़ेगा लीगली जो है। इफ सी डाइज ड्यूरिंग द 6 वीक्स बिफोर द डिलीवरी, डिलीवरी के 6 वीक पहले उनका अगर डेथ हो जाता है, द मैटरनिटी बेनिफिट इज पेएबल ओनली फॉर द डेज अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ हर बर्थ। 6 वीक पहले अगर उनकी डेथ हो गई तो 6 वीक का जो उनको बेनिफिट मिलने वाला था ना जन्म तक का, वो उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा, क्योंकि नॉमिनी जो भी नॉमिनी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे मर जाती हैं और या फिर उसके 6 वीक बाद, उसके बाद अगर बच्चा उनका बच रहा है तो वो पैटर्निटी बेनिफिट उनको पूरे 6 वीक का मिलेगा, उस पूरे 6 वीक का मिलेगा। पर अगर बच्चा भी उनके साथ मर जाता है तो जो उनको बेनिफिट मिलने वाला है सिर्फ उस दिन तक मिलेगा। इफ द चाइल्ड ऑल्सो डाइज ड्यूरिंग द पीरियड देन ही हैज टू पे फॉर द डेज अप टू एंड इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ द चाइल्ड। मान लो बच्चे 10 दिन के बाद बच्चे की डेथ हो गई, माँ का प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ, तो उस सिर्फ 10 दिन का बेनिफिट आपको मिलेगा। अब कब नहीं मिलेगा, वही फ्रॉड करा आपने, आपने एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे छुट्टी लिया पेड लीव, कहीं और जाके काम कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। किसी सीनियर को मार दिया थप्पड़ आपने, किसी सीनियर के साथ बदतमीजी करा आपने, तो आपको नहीं मिलेगा। कुछ कुछ चीज़ें 2017 में ऐड करी गई थी, जो नर्सिंग मदर्स वाला है कॉन्सेप्ट, कमीशनिंग मदर्स वाला है, क्रेज फैसिलिटी 12 से 26 वीक बढ़ाया गया था जो आपको, ये सारी चीज़ 2017 में मतलब ऐड करी गई थी। आगे एक केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस केस को एक बार पढ़ लीजिए, केस ही सवाल आएगा जो इसका वो केस है। कहाँ गया केस, एक केस है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स का जो केस है। केस क्या है, इसमें क्या होता है ना कि मस्टर रोल क्या होता है, एक रजिस्टर होती है, सारे आते हैं साइन करते हैं रजिस्टर करते हैं, देखो सर आज हम आए थे नहीं आए थे जो भी है। तो इसमें कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं म्यूनिसिपल एमसीडी में जो डेली वर्कर्स होते हैं, डेली बेस, जैसे स्वीपर्स हैं मान लीजिए, डेली बेस वर्कर्स हैं वो, एक तरीके से अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं वो। कुछ और भी वर्कर्स हैं जो मान लीजिए किसी को ऐसे जॉब पे हैं जो चाय पिलाना उनका काम है, कुछ ऐसा है कि आप किसी को देखभाल करना काम है आपके एमसीडी के अंदर, तो बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना बेसिक काम है, स्पेशल काम नहीं कर, जैसे एमसीडी के इलेक्शंस को कैसे वो मतलब वो एमसीडी को कैसे रन करना, कोई ऑफिसर आईएएस आईपीएस वाली बात नहीं कर रहा मैं। तो उनको इसका बेनिफिट मिलता नहीं था, 2000 का केस है ये, 2000 का। अब इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि महिलाएं जो थी उस समय जो स्वीपिंग वगैरह में इन्वॉल्व होती थी, मान लीजिए छोटे जो वर्कर्स जो ऐसे छोटे वर्कर्स इन द सेंस मैं उनकी जॉब को नहीं प्रोफाइल कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह रहा हूँ कि बहुत बेसिक वर्कर्स थे, मान लो वो बहुत ही मतलब अनऑर्गेनाइज वर्कर्स थे लेट से, अगर ऐसे कही और थोड़ा सा इस वे में, तो उनको इसका बेनिफिट मिलता नहीं था क्योंकि वो मांगते ही नहीं थे, सच बताऊं तो, क्योंकि उनको बेचारे को पता ही नहीं होता था, उनको अपने नौकरी 10 रुपये कमा ली उससे मतलब था। तो ये बात एमसीडी कॉर्पोरेशन को जब इसको जब यूनियन ने पता चली तो बात पहुंची इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल वहाँ क्या ट्रिब्यूनल में जीत गए लोग वर्कर्स, बात पहुंची हाईकोर्ट में अपील करा, हाईकोर्ट ने भी डिक्लाइन कर दिया, बात पहुंचे स्पेशल लीव से सुप्रीम कोर्ट तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा कि देखो ऐसा है, बड़ी सी बात की, मुझे अच्छा लगा कि पूरे किसी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की बात कर लो, उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले ही बताया बोनस वाले में कि सिर्फ और सिर्फ डेली वेज अर्नर्स को नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना, बस एक प्री कंडीशन दिया हुआ कि 30 दिन आपने काम करा तो आपको बोनस मिलेगा अकाउंटिंग ईयर में। वैसे ही सेम चीज, अगर आप इस फैसिलिटी को पूरा करते हो, आप एक वर्कर हो, किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हो, वहां पर रह रहे हो, इतने दिनों से रह रहे हो, जो भी प्री कंडीशन है अगर वो चीज़ें फॉलो कर रहे हो आप, अगर आप एम्प्लॉयर के डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हो, एम्प्लॉय के डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हो, जो भी डेफिनेशन उसको फॉलो कर रहे हो आप, शूट कर रहे हो आप, तो आपको पैसा मिलेगा, चाहे आप डेली वेज वर्कर्स हो, टेम्प्रेरी हो, ऑर्गेनाइज हो, अनऑर्गेनाइज हो, चाहे कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सी बात कही, ये बात है सुप्रीम कोर्ट के, ये है इस केस की जजमेंट की। इसके साथ आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी खत्म होता है। फैक्ट्रीज एक्ट बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है, एक बार आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ बताने लायक है नहीं, सारी फैसिलिटी फैक्ट्रीज में होनी चाहिए, यूनिनल का, फर्स्ट एड बॉक्स का,
कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे, 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे, अगर पावर के साथ काम कर रहे हैं तो 20 वर्कर्स, बिना पावर के काम कर रहे हैं तो 10 वर्कर्स, मैनुअल वर्कर्स हैं तो 10 वर्कर्स, बहुत हार्ड वर्कर्स हैं 10 वर्कर्स में, जैसे अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प हो रहा है, कुछ ऐसा कि मशीनरी का हेल्प ज़्यादा हो रहा है तो 20 वर्कर्स का कॉन्सेप्ट लगाएगा। 20 वर्कर्स अगर फैक्ट्री में है तो हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, सर्विसेज, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट। पर फैक्ट्रीज एक्ट आप एक बार खुद पढ़ोगे, बहुत आसान चीज़ है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा उसमें बताने लायक है नहीं। जो केसेज है वो जो आने लायक वो AMCD वाला केस आएगा। अब कोड को एक बार देख लेते हैं अपन 2 मिनट। कोड ऑन वेजेस 2019 का था, वो था क्या? इस कोड ने क्या करा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, उसको एक्सटेंड कर दिया। द कंसोलिडेशन, रेशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर रिलेटेड रेगुलेशंस इज ऑन अ ट्रैक विद कोड ऑन बेस 2019। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री कि जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का जो डेफिनेशन है उसको इस तरीके से ब्रॉड किया जाए कि दोनों को फायदा हो। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के लिए जो सेक्टर्स हैं उनके वर्कर्स के लिए बेनिफिट हो गया इससे। इसने क्या किया कि इतने जो बोनस एक्ट है, रेम्यूनरेशन एक्ट है, वेजेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट जो मैंने सेक्शन यूनिट 7 बताया था, उस सबको मर्ज करा एक साथ और एक कोड बनाया। कहता है कि द फर्दर द प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट एंड पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट यूज्ड टू अप्लाई ओनली टू वर्कर्स ड्राइंग वेजेस बिलो अ पर्टिकुलर सीलिंग एंड वर्किंग इन अ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स ओनली। इसको इन्होंने क्या कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सारे एस्टैब्लिशमेंट सारे एम्प्लॉयर्स के ऊपर काम करेगा, एम्प्लॉय के ऊपर काम करेगा एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस वगैरह। गॉट इट? एक बात ये हो गया। आगे याद रखिएगा, आगे कहता है कि वो सारी चीज़ें मेडिकल फैसिलिटी वगैरह वगैरह की जो सारी चीज़ें वो अवेलेबल होगा, बेसिक एमिनिटीज, डियरनेस अलाउंस, जो भी सारी चीज़ें अवेलेबल होगा। कहता है the specified exclusions however may not exceed 50% of all remuneration and in the event of exceeding such excess amount shall be deemed as remuneration and will be considered as wages। ये छोटी सी चीज़ है। मिनिमम वेजेस को समझिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट द नेशनल फ्लोर रेट for the wages after taking into account the minimum living standard of worker varying across geographical areas where existing minimum wages are higher than the floor wages, the same will be retained। कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिमम वेजेस तय करेगी नेशनल लेवल पे कि इतना देखना पड़ेगा, अगर नॉर्थ इंडिया में काम करो, अरुणाचल प्रदेश के इस टेरेन में काम करो तो इतना आपको पैसा देना पड़ेगा मिनिमम, इससे ऊपर देना पड़ेगा, इससे नीचे नहीं दे सकते। राजस्थान के एक टिपिकल एरिया में काम करो जहाँ पे अच्छी इंडस्ट्री है, दिल्ली के एक टिपिकल एरिया में काम करो जहाँ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है, तो आपको उतना मिनिमम फ्लोर रेट, फ्लोर लेवल, मिनिमम फ्लोर जो रेट होता है ना वो डिसाइड कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऊपर आपको पेमेंट देना। वो MSP वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था पहले। अगर इससे ज़्यादा दे रहे हो तो ज़्यादा वाला एप्लीकेबल होगा। स्टेट गवर्नमेंट विल फिक्स द मिनिमम वेजेस अपने रीजन के लिए अपने हिसाब से, पर नेशनल फ्लोर रेट से नीचे नहीं कर सकते, और 5 साल के अंदर इंटरवल में उसको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। फॉर द रेट ऑफ वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क, वो उसका जो नॉर्मल वेजेस है उसका दुगना मिलेगा, दुगना से कम नहीं दे सकते। अगर एक दिन काम कर रहा ना तो 1 रुपया अगर मिल रहा था तो उसका 2 रुपया मिलेगा आपको मिनिमम वेजेस में। इक्वल रेम्यूनरेशन, provisions relating to equal remuneration now prescribe that no discrimination is permitted on the basis of gender of said employee. This is slighter bridle than the earlier provision which specified discrimination on the basis of men and women। अब यहाँ पे मेन एंड वीमेन, मैं पहले भी सोच रहा था कि ये ट्रांसजेंडर वालों को उन्होंने क्यों नहीं ऐड करा इसमें। तो पहले इतना कॉन्सेप्ट ट्रांसजेंडर को लेकर इतना था नहीं, लोग इसको ज़्यादा सोचते नहीं थे। नाउ इट इज़ अ वेरी हैंडी, जो लोग इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं LGBTQ कम्युनिटी को। तो इक्वल रेम्यूनरेशन वाला कॉन्सेप्ट वही है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेन और वीमेन की नहीं करेंगे, किसी भी जेंडर के लिए एप्लीकेबल होगा, आपको बराबर का पैसा देना। अगर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर एनी जेंडर, सिंपल मेरे हिसाब से तो यह है इसका मतलब। पेमेंट ऑफ वेजेस वो 7 तारीख 10 तारीख वो सब चीज़ यहाँ पे। इन केस द एम्प्लॉइज रिमूव डिसमिस, 2 दिन के अंदर आपको काम करना है। द लिएक डिड नॉट प्रोवाइड फॉर एनी स्पेसिफिक टाइमलाइंस फॉर रेजिग्नेशन केसेस, रेजिग्नेशन अगर दे दिया तो उसमें बताया नहीं जाता था। द लिमिटेशन पीरियड फॉर फिलिंग द क्लेम्स फॉर मिनिमम वेजेस, बोनस, इक्वल रेम्यूनरेशन, ETC, तीनों चारों के लिए सबके लिए एप्लीकेबल है, सेम चीज कर दिया गया। बाय वर्कर्स हैड बीन रेज्ड टू 3 years एज अगेंस्ट द वेलिंग पीरियड बिटवीन 6 months to 2 years। अब ये जो था ना कि आपको नहीं बोला था मैंने कि 2 साल के अंदर आपको वो सारा चीज़ पेमेंट कर देना है, अब उसको 3 साल कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों बोला? मैं नहीं बोला कि 8 महीने से आपको अंदर बोनस दे देना है, उसको 2 साल तक बढ़ा दोगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहिए तो उसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वेटेज दिया गया एम्प्लॉयर को। Similar the provisions to the payment of bonus in 1965, the chapter relating to bonus payment under the code shall apply to only those establishment जहाँ पे 20 से कम लोग काम कर रहे थे, 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, एटलीस्ट 20 लोग काम कर रहे थे, वहाँ पे एप्लीकेबल था, मैंने आपको बताया। All employee whose base do not exceed a specific monthly amount to be notified by the central government will be entitled to an annual bonus। बोनस क्या होता है वो मैंने आपको बताया, 8 उसमें इसको ज़्यादा इसको छेड़छाड़ की नहीं गई है, पर हाँ कुछ चीज़ें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हैंड में ली कि इसको मैं बताऊंगा कि किसको पेमेंट मिलना चाहिए, किसको थोड़ा सा कम मिलना चाहिए, किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेकर बोनस का कॉन्सेप्ट को रेज कर दिया है। अदर प्रोविजंस बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, देयर इज नथिंग टू टेल।
फाइन वगैरह को बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा 3 महीने से फाइन बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया जो लीगल फाइन्स थे उसमें। बस हुआ क्या कि अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग आर्टिकल्स जो एक्ट थे ना उसमें जो इतनी सारी चीज़ें कर रहे थे ना उसको इन्होंने चेंज कर दिया, बोला कि यार ऐसे नहीं होगा ना, इट्स समथिंग कि इसको अपन क्या करते हैं एक जगह पे लाकर छोड़ देते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ। आई फिनिश्ड इट। इफ आई गेट टाइम डेफिनेटली मैं एक वीडियो कंपनी क्या नाम है कंपनसेशन एक्ट पे बना दूंगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट पे, फैक्ट्रीज एक्ट पे डिटेल बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लव द कंटेंट, शेयर द चैनल, subscribe the channel, please. Any monetary support is highly appreciable. I'm saying again, thanks for watching. This is Ravi Chandra, UPSC CSE Samarthya IAS signing off. Thank you.